हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंपनी लॉ या फिर कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसे वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी का समापन होता है। द कंपनी इज बाउंड अप बाय लॉ, बाय द क्रेडिटर्स, बाय द लिक्विडेटर, बाय द रजिस्ट्रार। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी है उसका समापन जो होता है, वाइंडिंग अप कहिए या लिक्विडेशन में जो कंपनी जाती है तो किसके द्वारा जाती है। तो यहाँ पर विधि द्वारा, संचालक द्वारा, निस्तारक द्वारा, फिर रजिस्ट्रार द्वारा। आपको पता है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, यानी कि कंपनी जो है वो एक लीगल बॉडी है। वहां पर उसको बनाने का काम और उसको समाप्त करने का, यानी कि जो शुरू की जाती है या उसको एंड किया जाएगा, समापन होगा उसका, तो दोनों ही किसके द्वारा होगा, लॉ के द्वारा होगा, विधि द्वारा होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी याचिका दायर करने की बात अगर आती है तो कंपनी द्वारा याचिका दायर की जा सकते हैं, सुधारी कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिक्कत को व्यक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन जो समापन होगा वो विधि द्वारा ही होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। अ डैश इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ मेंबर इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑफ ए कंपनी। प्रॉक्सी, रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड पर्सन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक जो सदस्य है, मेंबर है, उसकी अनुपस्थिति में कि अगर वो किसी मीटिंग में उपस्थित खुद नहीं हो पा रहा है, अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो अपने वो खुद से किसी व्यक्ति को ऑथराइज करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है। तो उसे प्रॉक्सी या फिर प्रतिपुरुष कहते हैं। और उसको जो ओरिजिनल मेंबर होता है उसकी जगह पर वोट देने का राइट भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण द्वारा समापन का आधार है। द बेसिस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल इज स्पेशल ऑफर फॉर द कंपनी, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को समाप्त कर सकता है, उसको जो वाइंडिंग अप कर सकता है किस बेस पर, किस आधारों पर, जब उसको लगे कि कंपनी का कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए। कंपनी की विशेष प्रस्ताव पर, ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता पर, सदस्यों की संख्या न्यूनतम से कम होना। जो तीनों ही कंडीशन रहती हैं कि अगर स्पेशल पर्पज से भी कंपनी चाह रही है कि कंपनी अगर चाह रही है अपना समापन करना है, समापन में जाना, तो विशेष प्रस्ताव पारित करके भी याचिका दायर कर सकती है। ऋणों का भुगतान, अगर उसके पास इतने एसेट नहीं रह जा रही हैं कि जो उसके डेप्ट है उसको वो पूरा तरह से उसको निपटारा कर सके या चुका सके, तो भी वो याचिका दायर कर सकती है। अगर सदस्यों की संख्या, यानी कि पब्लिक कंपनी है तो वहां पर मिनिमम 7, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 सदस्य अगर नहीं है, उससे कम हो जा रहे हैं, तो भी कंपनी का समापन किया जा सकता है। तीनों ही कंडीशन रहेंगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श समिति में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। द एडवाइजरी कमेटी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 6, 12, 15, 20। तो यहाँ पर जो परामर्श समिति होती है उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। परामर्श समिति होती क्या है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपमें कि परामर्श समिति क्या होती है। तो यहाँ पर जो परामर्श समिति है उसका गठन जो किया जाता है, तो कंपनी का जो निस्तारक होता है, जब उसको समापन का आदेश मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के समापन के लिए निस्तारक यानी कि लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है। तो उसको आदेश मिलने के बाद वो 30 दिन के अंदर जो होता है ऋणदाताओं की और अंशदाता जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो जिन्होंने क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने ऋण दिया होता है, लोन दिया होता है, उनकी एक बैठक बुलाता है और उसके बाद वहां पर जो परामर्श समिति होती है गठित की जाती है। और उसका काम क्या रहता है कि जो कंपनी की बुक्स होती हैं, जो कंपनी के पेपर्स होते हैं, एसेट्स होती हैं, उसको निरीक्षण करना, उसका इंस्पेक्शन करना। तो यहाँ पर क्या आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तारक की नियुक्ति की सूचना देनी होती है। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर हैज टू बी गिवन टू द ट्रिब्यूनल, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द रजिस्ट्रार, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब निस्तारक की नियुक्ति कर ली जाती है तो उसकी नियुक्ति की सूचना किसको दी जाती है, उसकी सूचना दी जाएगी रजिस्ट्रार को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर है। डैश इज कॉल्ड द अनअल्टरेबल चार्टर, MOA, AOA, both A and B, none of these। तो MOA क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
तो यहाँ पर जो अपरिवर्तनीय चार्टर कहलाता है वो हो जाता है पार्षद सीमा नियम। क्यों कहलाता है कि भी प्रश्न आता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्यों कहा जाता है उसको अपरिवर्तनीय चार्टर। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो भी चीजें होती हैं, आपको पता है कॉज होते हैं, उसमें जो कॉज उसमें दे रखे होते हैं उसमें किसी भी तरह के चेंजेस करना आसान नहीं होता है। उसको चेंज करने के लिए काफी उसमें प्रोसेस रहती है लंबी, उसके बाद उसको जाके चेंज किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट ये बताते हैं कि कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से जो है बनाई गई है। तो वहां पर वो एक समझिए एक बाउंड्री की तरह काम करता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। तो वो बाउंड्री को क्रॉस करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए उसको अपरिवर्तनीय चार्टर बोला जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण समझता है। द ट्रिब्यूनल कंसिडर्ड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जस्ट एंड इक्विटेबल on continuous loss in business when the object of the company is fraudulent, when the capital of the company is destroyed, all of the above। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिकरण होगा वो कब कंपनी का जो समापन है वो उचित समझता है, ये समझता है कि हाँ कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए। व्यापार में निरंतर घाटा, तो अगर जो है लगातार लॉस में जा रही कंपनी तो भी जो है जो ट्रिब्यूनल होगा उसको ये लगेगा कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो कंपनी की एसेट होगी, जो कैपिटल होगी, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और कंपनी के जो भी जो ऋणदाता है जिन्होंने लोन दिया है, जो उसको कंपनी के मेंबर्स है उनका भी जो धनराशि है, जो मनी है, कैपिटल है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उद्देश्य का परिपूर्ण यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव से कंपनी को बनाया गया था उसके बजाय कंपनी कुछ इस तरह का कार्य कर रही है, इस तरह से की चीजें कर रही है जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है, या फिर कंपनी की जो पूंजी है वो धीरे धीरे नष्ट हो गई, जो बुक्स तो दिखा रही लेकिन एक्चुअल कंपनी के पास कैपिटल नहीं है। तो तीनों ही रीजन हो जाते हैं जब अधिकरण या ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी निस्तारक का अधिकार है। कंपनी लिक्विडेटर हैज द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सेटलमेंट ऑफ ए डेब्ट, राइट एंड रिसीप्ट टुवर्ड्स द कंपनी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी का निस्तारक होता है उसको क्या राइट्स दिए जाते हैं। तो उसके राइट्स को वैसे अगर देखें तो तीन तरह से मेनली डिवाइड किया जाता है। तो तीन टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है कि अधिकरण के नियंत्रण के अधीन, यानी कि कुछ ऐसे राइट्स दिए जाते हैं जो ट्रिब्यूनल के अंडर में रहकर किससे करने होते हैं काम, और कुछ तरह के दिए जाते हैं जो ट्रिब्यूनल की आज्ञा से करने होते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जो बिना ट्रिब्यूनल की आज्ञा के भी वो कर सकता है। तीन तरह के राइट्स होते हैं। और जो रिकॉर्ड का निरीक्षण करना है ये आ जाता है कि अधिकरण के नियंत्रण के अधीन कर सकता है। किसी ऋण के विषय में समझौता करना है ये आ जाता है अधिकरण की आज्ञा के अधीन। और जो कंपनी की ओर से रसीद लिखता है ये भी आ जाएगा आपका अधिकरण के नियंत्रण में। कि किसी तरह का कोई लेन देन अगर चुकता करना है, बाकी रह गया है कोई ट्रांजेक्शन, तो वहां पर वो कोई रिसीट लिख सकता है कंपनी की ओर से। तो यहाँ पे तीनों ही राइट्स हो जाएंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तारक का कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर to proceed for winding up, depositing the received money in the bank, both A and B, none of these। तो जो निस्तारक होता है उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। कि समापन की कार्यवाही करना, प्राप्त धन को बैंक में जमा करना, ये दोनों ही उसके जो है ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं कि जो भी कंपनी की संपत्तियों से उसको जो धनराशि मिल रही है उसको वो बैंक में जो डिपॉजिट करे, और साथ ही जो जिस चीज के लिए उसको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया कंपनी का समापन होना, तो उसकी कार्रवाई को वो लगातार आगे बढ़ाए। तो ये दोनों ही उसके राइट होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे रिपोर्ट देना होता है, या अचूक का लाभांश यानी कि कोई लाभांश जो पेड नहीं किया गया है, अनपेड है, उसको उसकी जो भी राशि उसे बैंक में डिपॉजिट करवाना। जो कंपनी की एसेट्स होती हैं वो अपने अंडर में ले लेता है, या जो कंपनी की संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उनको विक्रय करके जो उनको सेल कर रहा है, जो वसूल हो रहा है उससे राशि, उसको जो है बैंक में डिपॉजिट करना। ये सारे काम भी होते हैं उसके, कि सभाएं बुलाएगा, मीटिंग्स करना है, या फिर जो ट्रिब्यूनल होता है या जो ट्रिब्यूनल होता है उसको आवेदन कोई एप्लीकेशन देना होगा, निर्धारित बुक्स जो भी बुक्स होती हैं रिकॉर्ड्स बनाने होंगे उसे, ये सारे काम जो होता है वो करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश वितरण के संबंध में अंतर्नियमों के रूप में अपनाए जाने वाले नियम किसमें है। द रूल्स टू बी अडॉप्टेड एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आर in table F of schedule 1, in table A of schedule 2, in table B of schedule 3, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभांश के वितरण यानी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड से रिलेटेड जो उसके रूल्स हैं वो किस बुक में है, या अंतर नियम में है, ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन अंतर नियम की किस सूची में है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो दे रखे हैं अनुसूची ए की तालिका F में, इन टेबल F ऑफ शेड्यूल 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश की घोषणा के पश्चात उसकी रकम शेड्यूल बैंक में कितने दिन के अंदर जमा कर देनी चाहिए? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इट्स अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल बैंक विद इन हाउ मेनी डेज? 5, 15, 13, 45। यानी कि जब लाभांश को घोषित कर दिया गया है तो उसके बाद जो उसकी जितनी भी अमाउंट होगा उसको बैंक में कितने दिन के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे 5 दिन के अंदर ही बैंक में, जो भी शेड्यूल बैंक है उस बैंक में डिपॉजिट कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश की राशि के चुकाने में देरी पर किस दर से ब्याज चुकाया जाता है? एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट? 6%, 9%, 12%, नो इंटरेस्ट इज पेड। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अगर लाभांश की राशि जो भी डिविडेंड देना है उसको देने में, उसको पे करने में डिले हुआ जा रहा है तो वहां पर उसे इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाता है, या दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता, तो वहां पर उसे किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज पेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के मध्य में चुकाया गया लाभांश है। द डिविडेंड पेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर इज डैश? एनुअल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, नन ऑफ दी। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, आपसे बीच में मंथ भी पूछ सकता है। जैसे कह दे कि अगर जुलाई में कोई लाभांश चुकाया गया है तो किस तरह का लाभांश है, तो जाहिर सी बात है कि आपके उसमें बीच में चुकाया गया है, जो वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, उसके बीच में चुकाया गया है, तो वो कौन सा लाभांश होता है? वो हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मंथ दे रखा हो तो भी ध्यान में रखिएगा, अगर ये सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट करता है कि मिडिल ऑफ द ईयर है तो भी आपका इंटरिम डिविडेंड ही रहेगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा सदस्यों को लाभांश भुगतान करने के लिए बैंक को लिखित रूप में दिया गया आदेश है। डैश इज एन ऑर्डर गिवन इन राइटिंग बाय ए कंपनी बैंक टू पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर। डिविडेंड मैंडेट, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड लेटर, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी द्वारा सदस्यों को, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनको डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए जो बैंक को एक लिखित में आदेश दिया जाता है, रिटन ऑर्डर होता है, वो क्या कहलाता है? लाभांश आज्ञा पत्र, लाभांश वारंट, लाभांश पत्र, सभी। तो वो कहलाता है लाभांश वारंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक तरह से समझ लीजिए, लाभांश भुगतान के लिए बैंक पे लिखे गए एक चेक की तरह ही होता है और इस पर 2 संचालक यानी कि 2 डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। और जो लाभांश आज्ञा पत्र होता है, डिविडेंड मैंडेट्स होते हैं, उसमें क्या रहता है कि जो कंपनी के अंशधारी होते हैं कभी कभी कंपनी के पास से सूचना भेजते हैं कि वो स्वयं लाभांश नहीं लेना चाह रहे, वो खुद से लाभांश को नहीं लेने आएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जो लाभांश उनके बैंक अकाउंट जो होगा उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है, और वो जिस भी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं, जो ऑथोराइज पर्सन होता है, उनके द्वारा ऑथराइज व्यक्ति को कहते हैं कि उसको पे कर दिया जाए। तो वहां पर ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन वो जिस तरह से लिख करके रिटर्न उसमें ऑर्डर में कंपनी को भेजते हैं, वो कहलाता है लाभांश आज्ञा पत्र यानी कि डिविडेंड मैंडेट्स। यानी कि जब जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो खुद लेने के लिए लाभांश नहीं आ रहे होते, तो वहां पर वो अपने द्वारा किसी ऑथोराइज पर्सन को भेजते हैं कि इस व्यक्ति को उनका जो डिविडेंड है वो दे दिया जाए। तो इसके लिए वो एक रिटर्न में इन्फॉर्मेशन लेटर जो भेजते हैं कंपनी को, वही क्या कहलाता है? डिविडेंड मैंडेट कहलाता है। जो डिविडेंड वारंट है वो कंपनी जारी करेगी, और जो आपका डिविडेंड मैंडेट होता है, लाभांश आज्ञा पत्र होता है, वो जो अंशधारी होता है, जो कंपनी का सदस्य होता है, उसके द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश का वितरण घोषणा के कितने दिन में हो जाना चाहिए? इन हाउ मेनी डेज शुड द डिविडेंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 30, 35, 15, 21। कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर। जब हम घोषणा कर रहे हैं लाभांश की, तो उसके 30 दिन के अंदर हमें लाभांश को वितरित कर देना चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।